राइट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टोटल 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, राइट। और आज की जो एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मतलब हमें ये पता करना है कब हम किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे एंड कब हम किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दिस इज रेड पेन। ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन देखो भाई। सबसे उससे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखना। सपोज आपके पास फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1, 2 पुट कर रहा हूँ 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी 4, 3 पुट कर रहा हूँ 3 पे क्या वैल्यू मिलेगी 9, 4 पुट कर रहा हूँ 4 पे क्या वैल्यू मिलेगी 16। चलो ठीक है, एक फंक्शन ये ले रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, 1 पे 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लो। चलो 1 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1, 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1 बाई 4, 3 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1 बाई 9। ध्यान से देखो, तुम जो इनपुट डाल रहे थे ना, जो तुम x की वैल्यू डालते जा रहे हो, वो x की वैल्यू तुम बढ़ाते जा रहे हो। सबसे पहले तुमने डाला क्या 1, फिर 1 के बाद तुमने 2 डाला, 2 के बाद तुमने 3 डाला, 3 के बाद तुमने 4 डाला। तुम अपने इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हो। साथ साथ देखो फंक्शन की जो वैल्यू थी ना, फंक्शन की वैल्यू बोले तो y की वैल्यू, x की वैल्यू डालने पे y की वैल्यू साथ साथ बढ़ रही है। 1 पे आया 1, तुमने वैल्यू बढ़ाई तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर साथ साथ इसकी भी वैल्यू इंक्रीज हुई, 4 के बाद 9 होगी, 9 के बाद 16 होगी। चलो इधर देखो, अब इस फंक्शन का सिनेरियो देखो, 1 पे वैल्यू आई 1, चलो 2 पे वैल्यू आई 1 बाई 4, तुमने वैल्यू बढ़ाई इनपुट की, लेकिन यहाँ घट गई वैल्यू, वैल्यू डिक्रीज हो गई, 1 से 1 बाई 4 चलेगी। फिर तुमने वैल्यू फिर बढ़ाई 2 से 3 की तुमने, लेकिन ये भाई साहब की वैल्यू फिर डिक्रीज होगी y की, 1 बाई 4 से 1 बाई 9 चलेगी। अब आगे का इनपुट तुम सोच सकते हो, जब तुम 4 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 16, ये और डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे जो फंक्शन होते हैं ना, वो 2 तरह का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। या तो हमारा फंक्शन क्या कर सकता है भाई, इंक्रीज हमारे इनपुट के साथ साथ, या हमारा फंक्शन हमारे इनपुट के साथ साथ डिक्रीज कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा फंक्शन जैसा इनपुट डाले वैसा ही रहे, कांस्टेंट, बढ़े ना घटे ना, उसको तो कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो चीज़ें 3 तरह की होती हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट, राइट। सपोज मैं वैल्यू पुट लेता हूँ फंक्शन की, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1, 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा बोलो 1, 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1, 4 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1। तो हमारा फंक्शन क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। क्योंकि फंक्शन हमने कांस्टेंट लिया था ना, तो इसका तो नाम पता ही है कि कांस्टेंट फंक्शन है ये, तो ये तो रहेगा ही कांस्टेंट, बढ़ेगा कैसे। लेकिन बंदा ये चाहता है कि तुम फंक्शन की शक्ल देख के ये पहचान पाओ। जैसे देखो ये फंक्शन सबको पता है एक्स स्क्वायर फंक्शन, जैसा इनपुट दोगे ना इनपुट को बढ़ाता जाएगा ये। लेकिन क्या तुम इस फंक्शन के बारे में बता सकते हो, e की पावर x इंटू में टेंजेंट x प्लस log x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। क्या तुम इस फंक्शन के बारे में बता सकते हो कि ये इनपुट डालने पे बढ़ेगा या घटेगा? कुछ तो चाहिए ना ऐसा मैथमेटिकल टूल जिसकी हेल्प से हम ये बता सकें कि हाँ भाई ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, राइट। तो वो मैथमेटिकल टूल हम आज सीखना चाहते थे और वो बताया डेरिवेटिव ने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भाई साहब आए, बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ये बताने में कि तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और इसके बताने का अंदाज बड़ा मस्त था, तो तुमको समझ आएगा। अभी हम डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दीज आर डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस हैं, ये एक्चुअल मतलब है जो मैंने तुमको अभी बताया। ये जो साइड में सिनेरियो करके समझाया, ये एक्चुअल मतलब है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, राइट। चलो अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में यही है, इनपुट के साथ साथ आपका आउटपुट कैसी रिएक्शन दिखाता है। अगर जैसा आपने इनपुट डाला आपका आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। हाँ जी, यस बोल रहे हो, ओके। जैसा आपने इनपुट डाला वैसा ही अगर आपका आउटपुट आ रहा है। अगर आप अपने इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, आपने 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, और साथ साथ आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, तब तो वो फंक्शन करेगा इंक्रीज, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
लेकिन आपने जैसा इनपुट डाला और उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल रिएक्शन दिख रहा है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, ऐसे एकदम उल्टा, ठीक है ना, एकदम रेसिप्रोकल रिएक्शन। तुम वैल्यू बढ़ा रहे हो 1 2 3 4 और उधर से फंक्शन घट रहा है, उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम से भी समझ आता है, मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ज्ञान घटता ही जा रहा है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, तो तुम साथ साथ रिएक्ट कर रहे हो। एक होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिजिक्स के अंदर, वही सिनेरियो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो जैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी वैसा ही ये बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आ जाओ। उसके बाद में डेरिवेटिव का काम आएगा, होता क्या है, और ये इनके ग्राफ्स हैं, अभी समझ आएंगे। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है x का ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, एक फाइनाइट डोमेन में बात करेगा, एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर, क्योंकि सारे फंक्शन को तुम रीड नहीं करके आ जाओगे। एक्स एक्सिस कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है, ऐसे चलती रहती है, तो तुम उसका ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ करते हो, वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट होती है, तुम कहाँ तक रीड करके आओगे, एक फाइनाइट डोमेन में रीड करोगे कि भाई ये एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी है। आजा भाई, नहीं आ रहा ये तो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है एक्स की वैल्यू, और यहाँ तक जाना है, यानी कि ये कोई ए वैल्यू होगी, ये कोई बी होगी, इस ए और बी के बीच में ग्राफ खींचना है तुम्हें। अब जैसा भी ग्राफ आएगा उसका रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर हमें क्या लेना है, ग्राफ लेना है, ठीक है। एंड इफ वाई इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल ए बी, देन वाई इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। उस सिर्फ पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वाई को इंक्रीजिंग कहेंगे, और ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो आपको जो भी इंटरवल मिला ना, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लेना, x1 और x2, फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे 1 1 फंक्शन चेक करते थे, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए, उन दोनों पॉइंटों में तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट छोटा है कौन सा बड़ा है। ये बंदा मान के चल पड़ा कि x2 बड़ा है, फिर कह रहा है इस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करना, आपको मिलेगा f ऑफ x1 इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना, आपको मिलेगा f ऑफ x2। मिला? ये मिलने के बाद भी ऐसा ही सिनेरियो रहना चाहिए, अगर आपका x2 बड़ा था तो उसके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। इक्वल आ सकती है, ये इसने खुला छोड़ दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन होनी चाहिए बड़ी, बराबर आ जाए चलेगा, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, छोटी ना आए। अगर ये चीज़ होती है, दिस डेफिनेशन, देन आपका फंक्शन होगा बच्चों कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। म्यूट करो भाई प्लीज, म्यूट योर सेल्फ। तो ये फंक्शन हो जाएगा भाई आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद एक और वर्ड यूज होता है भाई स्ट्रिक्टली नाम का, जैसा कि ये सिंबल्स होते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों सिंबल्स का नाम होता है। इन दोनों इनइक्वलिटीज को बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। इन दोनों इनइक्वलिटीज का नाम होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, कि ये स्ट्रिक्टली बड़ा या छोटा है। और इन दोनों इनइक्वलिटीज का नाम होता है स्लैक इनइक्वलिटीज। स्लैक इनइक्वलिटीज, स्लैक बोले तो बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे x लेस देन 4 है, मतलब 4 से छोटा ही है, और एक x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। तो जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो, अब ये देखो, तुमने x1 और x2 ली दो वैल्यू, और तुम्हें पता चल गया कि x1 छोटी है x2 से, ठीक है। और फिर तुम फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने चल पड़े, x1 छोटा था x2 से, और तुमने ये देखा कि जब तुमने उनको फंक्शन में पुट किया, फंक्शन में पुट करने के बाद जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो भी सेम साइन रख रही है, सिर्फ लेस देन वाला, देन वो फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ आई? सारा खेल साइन का है, लेस देन पे लेस देन होना चाहिए, और यहाँ पे भी लेस देन पे लेस देन इक्वल टू हो सकता है, तो इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ लेस देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये दोनों के ग्राफ देखो, ग्राफ समझ में आएंगे। अब ये सिनेरियो देखो, आपने ये फर्स्ट का है, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ध्यान से देखना, फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन वो कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, वाई एक्सिस पे, और एक्स की वैल्यू जो पुट करते हो एक्स एक्सिस पे होती है। तो अब यहाँ से देखोगे, सपोज तुमने ए पे इनपुट डाला और ए पे फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे, तुमने फिर यहाँ पे इनपुट डाला, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है ये, यहाँ पे डाला। जैसे देखो तुम राइट साइड में चलोगे तो तुम क्या बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ा रहे हो ना, और फंक्शन कब बढ़ेगा, जब वो ऊपर की साइड जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, जब तुम लेफ्ट टू राइट चलो ना तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाता रहना चाहिए, उसका मतलब है उस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो
बात समझ आई? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे x बढ़ता है और x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ने का मतलब है y नीचे से ऊपर जा रहा है। गॉट इट? अब देखो यहां पे a से लेके x1 तक, a से लेके x1 तक बिल्कुल ऐसे जा रहा है फंक्शन, बट x1 से x2 के बीच में ना फंक्शन ने ले लिया स्टे। स्टे का मतलब भाई ये वैल्यू हमेशा y ही रही, इससे ज़्यादा नहीं आई। x1 पे भी यही वैल्यू आई, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू आई, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू आई, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू आई। तो यहाँ पे फंक्शन ने ले लिया स्टे। स्टे का मतलब है दो वैल्यूज पे, यहाँ पे x1 से x2 के बीच में किन्हीं दो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, बराबर आ रही है, ये वाला सिनेरियो। इक्वल टू भी आ रही है। बात समझ आई? या तो बड़ी या इक्वल, तो ये इक्वल हो रही है यहाँ पे, और इसके बाद फिर बड़ी होगी। ऐसे अगर ऐसे लाइन बनी हुई है ना, तो मेरे को कोई एक ऐसी y की वैल्यू बता दो जो आपस में इक्वल हो। ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस। इस लाइन पे कोई दो ऐसी वैल्यू बता दो जो इक्वल हो आपस में। कोई नहीं बता सकते तुम। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में एक दूसरे में फ़र्क है इनमें, ये हाइट पे है और ये कम हाइट पे है। लेकिन अगर तुमने एक ऐसी लाइन खींच दी जो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू दोनों की क्या है? इक्वल। बात समझ आ गई? तो एक ग्राफ इंक्रीजिंग का है, लेकिन स्ट्रिक्टली वाले ग्राफ में देखो बिल्कुल ऐसे कर्व बनी हुई है मस्त, कहीं पे स्टे नहीं लिया, स्मूथली ऊपर जा रही है। तो ये होती है स्ट्रिक्टली की कर्व। स्ट्रिक्टली की कर्व कैसी दिखेगी पता चल गया? एकदम स्मूथ दिखेगी, स्मूथ ऐसे। और इसमें बनेंगे स्टेप्स, स्टेप्स बनते चलेंगे ऐसे, स्टेप्स बनते चलेंगे। जहाँ पे ये स्टेप बन रहा है वहाँ पे वो इक्वल रह रहा है, वहाँ पे वो इक्वल रह रहा है। कर लोगे? आगे चलते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन, जस्ट उल्टा सिनेरियो, जस्ट एज इट इज उल्टा सिनेरियो। बंदा कह रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन है ओपन इंटरलेवी पे, अगर y डिक्रीज हो रहा है, देखो y डिक्रीज हुआ जैसे तुमने x को इंक्रीज किया। मतलब तुमने क्या किया, सपोज मैं लेता हूँ एक फंक्शन, ये एग्जांपल के साथ देखना, मैंने फंक्शन लिया ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, फंक्शन ये ले लिया सपोज। वन पुट करो, वन पे वैल्यू क्या आई? -1। टू पे वैल्यू क्या आई? -2। थ्री पे वैल्यू क्या आई? -3। तुम तो बढ़ा रहे हो एक्स को, तुम तो बढ़ा रहे हो, लेकिन ये भाई साहब क्या हो रहे हो, और डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये ग्राफ है डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये डेफिनेशन है। तो बंदा कह रहा है अगर y डिक्रीज हो जाए जैसे जैसे तुम x को इंक्रीज करो, तो वो इंटरवल पे वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का पता चला, जस्ट उल्टी डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, तुम्हारे पास कोई दो वैल्यू है x1 और x2, तुमने इंटरवल से उठाई, तुम्हें पता है x2 है ना, x1 से बड़ी उठाई, और उल्टा सिनेरियो हो गया, x1 के ऊपर तो जो फंक्शन आया ना वो बड़ा आया, किससे? f ऑफ x2 से। हालांकि x2 बड़ी थी लेकिन वो छोटी हो गई फंक्शन की वैल्यू, उल्टा सीन हो गया। तो फंक्शन कैसा हो गया भाई? डिक्रीजिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। डन? ओके, इसको देखो अब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेम। अब की बार y के डिक्रीज होने से तुम क्या समझते हो? y के डिक्रीज होने से तुम क्या समझते हो? जब तुम लेफ्ट टू राइट चलोगे तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि y तो डिक्रीज तभी होगा ना जब ऊपर से नीचे आओगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलने पे अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। देखो डिपेंड नहीं करता कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे है तो भी, अगर तुम्हारा ग्राफ ये है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और तुम्हारा फंक्शन नीचे जा रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव में मैटर नहीं करता। बात समझ आई? अगर यही ग्राफ ऐसे होता, अगर यही ग्राफ ऐसे होता, अब ये ग्राफ कैसे फंक्शन का है? लेफ्ट टू राइट चल के देखो, कर्व कहाँ जा रही है? ऊपर, ऊपर जा रही थी, इंक्रीजिंग का ग्राफ है, भले ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मैटर नहीं करता, ठीक है ना? नीचे से ऊपर जाना चाहिए बस। यार नेगेटिव वैल्यूज क्या वैल्यू नहीं होती, वो भी तो वैल्यू होती है ना, इज्जत तो उनकी भी है। -1, -2, -3, जब आपकी वैल्यू पहले तो -3 थी, फिर आपने -2 ले ली, फिर आपने -1 ले ली, क्या -3, क्या -2 -3 से बड़ी नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। तो आपका फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, बस बात ही है ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर, कहानी खत्म। ये है स्ट्रिक्टली का ग्राफ भाई, स्ट्रिक्टली का ग्राफ समझ आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट हम नीचे आ रहे हैं और ये स्मूथ कर्व है, यहाँ पे स्टेप्स बन रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप्स बन रहे हैं। कर लोगे?
दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। उसके बाद भाई फंक्शन तीन तरह के होते हैं, सुनना, या तो तुम्हारा फंक्शन करेगा इंक्रीज या तुम्हारा फंक्शन करेगा डिक्रीज। एक फंक्शन होता है जो दोनों तरह की हरकतें करेगा, तुम्हारे जैसा उछलता कूदता जाएगा ऐसे ही, पहले तो करा इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, अरे अपना साइन फंक्शन, मन चला फंक्शन, ठीक है ना, ऐसे ही। ये लो भाई साहब, मन कर रहा है तब इंक्रीज हो रहा है, मन कर रहा है तब डिक्रीज हो रहा है। ये देखो 0 से लेके 90 तक तो वो होता है इंक्रीज, और 90 पे अपनी पीक वैल्यू लेने के बाद वापस डिक्रीज होने लग जाते हैं भाई साहब, और नीचे आते हैं कहाँ तक, पाई तक, पाई पे आगे जीरो हो जाते हैं वापस। 0 पे वैल्यू लेते हैं 0, और फिर भाई साहब 30 पे वैल्यू लेते हैं 1/2, और फिर भाई साहब 45 पे वैल्यू लेते हैं 1/√2, और फिर 60 पे वैल्यू लेते हैं कितनी, √3/2, और 90 पे वैल्यू लेते हैं कितनी, 1। उसके बाद फिर से वही वैल्यू सेम रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही 120 आता है 120 पे फिर से कितनी वैल्यू लेते हैं, √3/2, और उसके बाद फिर से कितनी वैल्यू लेते हैं 135 पे 1/√2, उसके बाद 150 150 पे कितनी लेते हैं 1/2, और 180 पे कितनी लेते हैं 0, ठीक है ना। तो साइन फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। ऐसे फंक्शन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलते हैं। ना तो इंक्रीज हो रहा ढंग से ना डिक्रीज हो रहा भाई, तू अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहा है, देख तेरा कोई नाम नहीं निकाल रहे हम, ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा। ये मैंने इसकी सेटिंग छेड़ दी, सत्यानाश कर दिया। अब ये पहले तो ढंग से वो हो जाता था ऑपरेट, ये लो कुछ भी खुल रहा है, और कल मैंने किया अभी नहीं, टाइम निकाल के चेंज इनको बाद में करूँगा। पहले अंडू हो जाता था, अभी अंडू नहीं होता, Ctrl Z करना पड़ेगा। हो जा भाई, नहीं हो रहा, छोड़ो। कर्व बनाई हुई थी ना, वो कर्व चली गई इसलिए कर रहा था। यहाँ पे ये ठीक है, अब देखी जाएगी जैसी बनेगी। तो ये π/2 है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो तुम्हारी कर्व यहाँ पे π/2 से लेके, और ये तुम्हारा 3π/2 है। 3π/2 पे -1 वैल्यू लेता है साइन फंक्शन नीचे की साइड, ये 3π/2 है, और ये 2π है, 2π पे 0 हो जाता है। तो π/2 से लेके और 3π/2 तक भाई साहब सिर्फ डिक्रीज होते हैं, सिर्फ डिक्रीज होते हैं। ये देखो नीचे ही जा रहे हैं, बात समझ आई। π/2 से लेके 3π/2 तक, 0 से π/2 तक कैसे होते हैं इंक्रीज, और फिर अगेन फिर ऊपर उठने लग जाते हैं 270 के बाद 360 तक, 3π/2 से 2π तक फिर इंक्रीज होते हैं भाई साहब, फिर इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2π के बाद फिर यहाँ पे फिर इंक्रीज होते हैं, सॉरी हाँ फिर इंक्रीज होते हैं, मतलब लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 3π/2 से लेके यहाँ तक इंक्रीज ही होते हैं। ये 5π/2 है, 5π/2 है, यहाँ तक इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तक डिक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं, फिर डिक्रीज होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, ठीक है, अपनी मन की मर्जी से चल रहा है। अब मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है, मोनो एक होता था मोनो, फिर होता था बाई, फिर होता था ट्राई, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हाँ, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है ना, सिंगल बिहेवियर को शो करता है। तो इसी चीज को कहा गया है मोनोटोनिसिटी, इस चीज का नाम निकाला गया मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि तुम्हारा फंक्शन एक सिंगल बिहेवियर शो कर रहा है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चाहे कर रहा हो कौन सा भी। तो कोई तुमसे क्वेश्चन दे ना कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक, ऐसा कहे कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है, तो वो बंदा ये नहीं चाहता कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, उसको ये मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ उसने ये चाहिए कि भाई उसको ये चाहिए कि ये एक तरह का बिहेवियर शो करता हो, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों तरह का बिहेवियर शो ना करे। बात समझ आई। अब कोई तुमसे पूछ ले कि f(x) = sin x, f(x) = sin x, कोई तुमसे ये पूछे कि ये फंक्शन 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है ना, और अगर पूछ ले 0 से π के बीच में, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि ये भाई साहब 0 से π के बीच में दोनों तरह के नज़ारे ले रहे हैं, पहले तो बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।
तो इसलिए मैं कह रहा था ये जो इंटरवल दे रखे हैं ना इनको हल्के में मत लेना, ये ए बी करके, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, पल पल में बदलते हैं ये रिश्ते, ठीक है ना, पल पल में बदलते हैं। बात समझ आई। और एक चीज तुम हमेशा ऑब्जर्व करोगे ऑलवेज, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा ना, जिस मोड पे चेंज होगा, जिस पल उसका बिहेवियर चेंज होने की कोशिश करेगा, जिस भी टाइम पे, जिस भी मोमेंट पे, मेरे को ये बताओ, ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो रहा है ना, और यहां से लेके यहां तक डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है। तो मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि जहां पे फंक्शन टर्न लेता है अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर से, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया हो, टर्निंग पॉइंट। बात समझ आई। अब ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, बड़ा खास पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे तुम एक टेंजेंट डाल सकते हो, और वो टेंजेंट भी एक ऐसी टेंजेंट होगी जो, यस आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, वेरी गुड, जिसका स्लोप 0 होगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंसेप्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी कर्व टर्न लेगी, उसका बिहेवियर इंक्रीजिंग था लेकिन उसका बिहेवियर एकदम से डिक्रीजिंग हो गया, तो पक्का उस पॉइंट के ऊपर एक ऐसी टेंजेंट डल सकती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि वहां पे पीक बनती है। बिना पीक बने मेरे को तुम डिक्रीज से इंक्रीज आके दिखा दो, बिना पीक बनाए, पीक तो बनानी पड़ेगी, चाहे तो ऊपर बनाओ पीक, चाहे नीचे बनाओ, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, जहां पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बदलेगा ना वहां पे पीक पक्का बनेगी। बात समझ आई। और पीक बनेगी तो टेंजेंट डलेगी, और ऐसी टेंजेंट डलेगी, भाई म्यूट रखो, ऐसी टेंजेंट डलेगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये नीचे वाले पे देख लो, यहाँ पे भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट डली है। इसका एक और नाम होता है, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशन सारे के अलग अलग नाम नहीं है, सभी का कॉमन नेम है ये। ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। स्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी वर्ड का मतलब जो पॉइंट ठहर गया हो, रुका हुआ पॉइंट, स्टेडी पॉइंट। तो तुमको दिख नहीं रहा, कर्व देखो नीचे से ऊपर जा रही थी और इस पॉइंट पे आके ठहर गई। तुमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट। जब तुम कोई भी पत्थर फेंकते हो, जब तुम कोई भी पत्थर फेंकते हो आकाश में, तो वो ऊपर जाके उसकी स्पीड 0 हो जाती है ना, बिल्कुल टॉप हाइट पे जाके, मैक्सिमम हाइट पे जाके, और फिर वापस से वो स्पीड पकड़ता है नीचे आते हुए। यानी कि जब अपनी वो मैक्सिमम हाइट छू लेता है ना, तो वहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आके फंक्शन एकदम स्टेशनरी हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, फिर वो नीचे आना स्टार्ट करता है, और ऐसे ही नीचे के बाद यहाँ पे झूलने लगता है, वो स्टेशनरी हो जाता है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। समझ गए। तो ये भी चीज़ें हमारे काम की, भाई ये जो दो बातें बताई अभी काम आएंगी। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो रिमार्क्स जो है वो रिमार्क्स आप देख सकते हो। इन रिमार्क्स में यही बता रखा है बंदे ने कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है भाई जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग दोनों तरह का फंक्शन होता है, वो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। तो इस बात को चाहे तुम कैसे भी बोल लेना, चाहे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, चाहे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग सिर्फ उसी को बोला जाएगा जो सिर्फ इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीजिंग सिर्फ उसी को जो हमेशा डिक्रीज हो रहा हो। बात समझ आई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन होता है बताओगे। यहां से पता चलता है आईक्यू का, यहां से पता चलता है आईक्यू का, कितना जल्दी तुम रिस्पॉन्स देते हो और कितना करेक्ट देते हो। हाँ जी। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये देखो ये आया परिंदा चल के। ये किसकी इक्वेशन है, अगर एफ ऑफ एक्स को वाई लिख दूँ तो किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड,
अपवर्ड पैराबोला। ये लो, अब बता दो इधर की साइड देखो, नेगेटिव में तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं भाई साहब, ये आ रहे लेफ्ट से राइट, और फिर जीरो के बाद फिर उठना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेगेटिव में तो ये भाई साहब इन डिक्रीजिंग होते हैं और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग होते हैं। तो ये फंक्शन ना इधर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है, जब तक डोमेन ना बताई जाए। अगर तुमसे कोई ये पूछ लेना कि जीरो से इन्फिनिटी में बताओ, तब तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो में पूछ ले तो डिक्रीजिंग है। समझ गए? चाहे वैल्यू पुट करके देख सकते हो, चाहे वैल्यू पुट करके देख सकते हो एक्स की वैल्यू तुम पहले -1 पुट करो, ये भाई साहब 1 लेंगे। एक्स की वैल्यू तुम -2 पुट करो, ये भाई साहब 4 लेंगे। एक्स की वैल्यू तुम -3 पुट करो, तुम तो घटा रहे हो वैल्यूज़ को, घटा रहे हो ना, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 4 9, तो उल्टा सीन हो रहा है, तुम घटा रहे हो ये बढ़ रही हैं, तो फंक्शन ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है इधर की साइड। समझ गए? ठीक है। 10x फंक्शन कैसा होता है, टेंजेंट एक्स फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस प्लीज बताइए। उसको ऐसे बोलते हैं फिर, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इंटरवल बताओ, वेरी गुड क्वेश्चन। -π/2 से π/2, इंक्रीजिंग, वेरी गुड। ग्राफ याद नहीं है, ये -π/2, ये π/2, ये ग्राफ होता है, जीरो से निकलता है ऐसे, ये ग्राफ होता है, इसको टच नहीं करेगा, ये ग्राफ होता है ना। तो देखो लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तब ऊपर जा रही है कर्व, दिस इज, और फिर यहाँ पे 3π/2 होता है तुम्हारा, π/2, ये 3π/2, और फिर ये फिर ऐसे ही चलने लग जाएगा, ये फिर ऐसे ही चलने लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी पाई आ जाएगा, उसके बाद ये π/2, और ये फिर पाई, और फिर 3π/2, तो नीचे से फिर उठने लग जाएगा ग्राफ ऐसे, पाई पे बीच में जीरो हो जाएगा, और ये 3π/2, फिर ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। इधर की साइड बात करूँ तो ये माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2, फिर 3π/2, फिर डॉटेड लाइन वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे फंक्शन क्रैश हो जाता है, यहाँ पे एक क्रैश होता है, ठीक है ना, और ये यहाँ से फिर उठेगा, पाई पे जीरो होगा, ऐसे ये होते हैं कर्व्स टेंजेंट फंक्शन की, ठीक है। तो 10 फंक्शन के लिए भी तुमको इंटरवल हाईलाइट करना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में बताऊँ, ये तो बताओ। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के केस में आते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रीजन बताना क्यों। एक वर्ड में, वेरी गुड। कैसे फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, जो एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस वही वैल्यू गेन कर लेते हैं, रिपीट करेंगे। अब जब तुम x की वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आती किसकी है, y की, और y क्या होती है, हाइट, ऊपर और नीचे की हाइट होती है। और तुम कह रहे हो फंक्शन पीरियोडिक है तो वही वैल्यू सेम गेन करेंगे, वही वैल्यू सेम गेन करेंगे तो वही हाइट सेम गेन करेंगे। वही हाइट अगर सेम गेन कर ली, सपोज पता चला ऊपर गया, तो ये पॉइंट था जो कभी आया होगा, अब ये इसको वापस लेने का मन करेगा क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो ये वापस भी आएगा इस पॉइंट को लेने, ये आ गया। बात समझ आई? तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, इसको उल्टाना पड़ेगा। पीरियोडिक फंक्शन, हाँ पीरियड ऑसिलेट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, उछलता हुआ चलता है, ठीक है ना। ये सारी बात की बातें हैं। वैसे अभी हम चलते हैं आगे। मोनोटोनिक फंक्शन की डेफिनेशन तुमको दिख रही होगी। ऐसा फंक्शन, उसको मोनोटोनिक तभी कहेंगे या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो, दोनों तरह के काम ना करें, ठीक है। ओके उसके बाद वेविकर मेथड पता है ना, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन जीरो कब होता है, कैसे पता करते हैं, लेस देन जीरो कब होता है। जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आप कर्व पे ड्रॉ कर लेते हो, दिस इज 1 दिस इज 2, हाँ जी, इधर की साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर की साइड से कर्व आती है। अगर नहीं पता तो बता दूंगा भाई, वेविकर मेथड प्रॉपर, अभी वैसे ही लिखा है तुम्हारे सामने बस देखो। उसके बाद बात करते हैं भाई कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस। आर्टिकल दिख रहा होगा तुम्हें, कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से, कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ।
अभी तक हमने डेरिवेटिव का कहीं यूज़ नहीं किया है, आपने डेरिवेटिव का कहीं यूज़ नहीं किया है। स्टिल आपने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी है बच्चों, पीछे वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें आपने डेफिनेशन पढ़ी है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है कि जब आप लेस वैल्यू पुट करते हैं ना, तो उन वैल्यूज़ के बिहाफ पे आप अपने फंक्शन को जज करेंगे कि छोटी वैल्यू पे छोटा, बड़ी वैल्यू पे बड़ा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, छोटी वैल्यू पे बड़ा और बड़ी वैल्यू पे छोटा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। राइट, ये दो चीज़ें तुमने ऑब्जर्व की हैं अभी बस, वो भी डेफिनेशन के बिहाफ पे। और डेफिनेशन में मैंने तुमको हर क्वेश्चन जो ऑब्जर्व कराया है ना, वो किसके हेल्प से ऑब्जर्व कराया है, किसके हेल्प से ऑब्जर्व कराया है, ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ देख देख के कि लेफ्ट से राइट, ऊपर नीचे फलाना ढिमकाना, ये सब करके। लेकिन क्या हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है कम टाइम में? वो भी कम टाइम छोड़ो, हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजिली। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लो, e की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस साइन स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ, डर गए हो गए, टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 5 e की पावर x माइनस लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अरे भाई साहब, मनविंदर जी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, है ना? बहुत अच्छा कर देंगे। और इनपुट डालो और ग्राफ ड्रॉ करो और फिर पता करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो पॉइंट इज, हम अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हमें लगने लगा था ग्राफ से डर, क्योंकि फंक्शन कैसा भी बन सकता था, टेढ़ा मेढ़ा बड़ा डरावना सा, ठीक है ना, जैसे ये अभी बनाया था। तो उसके लिए हमें चाहिए थी हेल्प। हेल्प करने आया कौन? डेरिवेटिव, ठीक है। अब वो कैसे हेल्प करता है देखना। बंदे ने क्या कहा सुनो, मोनोटोनिसिटी की कंडीशन पढ़ो, थ्योरम, थ्योरम पढ़ना। इस थ्योरम का मैं तुम्हें एक चल मतलब समझाऊंगा कि क्या बोल रही है थ्योरम, प्रैक्टिकल मीनिंग। बंदा कह रहा है एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी इंटरवल के अंदर। कंटिन्यूस होना क्यों जरूरी है, ये तो अभी तक समझ चुके होगे, क्योंकि जब तक तुम्हारी कार कंटिन्यूस ही नहीं चलेगी तो तुम कैसे बिहेवियर रीड करोगे। अब जहाँ पे बीच में वो ब्रेक होगी और फिर यहाँ से चल पड़ी, तो तुम इस कारों का बिहेवियर यहाँ से लेके यहाँ तक का बता सकते हो अलग से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का अलग से बताओगे। बात समझ आई? इसके बाद का बिहेवियर फिर अलग बताओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का बिहेवियर अलग से। तो कंटिन्यूस है ना, जहाँ से जहाँ तक वहाँ तक का बिहेवियर बताया जा सकता है। जहाँ पे कंटिन्यूटी टूटेगी उसका बिहेवियर पढ़ने के लिए एक अलग इंटरवल पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है वो ले लिया कंटिन्यूस एक इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड डिफरेंशिएबल ले लिया ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ओपन इंटरवल पे क्यों लेते हैं बताया था तुम ही लोगों ने उस दिन, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे कॉर्नर बनेगा, कॉर्नर बनेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो तुमने कोई भी फंक्शन लिया है जो क्लोज इंटरवल पे तो है कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल पे है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो होना पड़ेगा क्योंकि हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, डेरिवेटिव की। और जब तक आप उसका डेरिवेटिव ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। और डेरिवेटिव उसी फंक्शन का होता है जो डिफरेंशिएबल होता है। तो बंदा कह रहा है फंक्शन अभी हमने कैसा लिया है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल लिया है। ऐसा होने के बाद अब दो कंडीशंस आ रही हैं, कब तुम अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग कहोगे और कब तुम अपने फंक्शन को डिक्रीजिंग कहोगे, और किस बात के बिहाफ पे कहोगे, ठीक है। आ जाओ। बंदा कह रहा है फर्स्ट, फर्स्ट इसकी थिंग पढ़ना। ये कह रहा है फंक्शन होगा तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन होगा तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, अगर उसका डेरिवेटिव इफ एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव कैसा आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए। सेंस के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड, अगर तुम्हारा फंक्शन कैसा आ जाए, अगर तुम्हारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो कब कहोगे तुम, अगर तुम्हारे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। और लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आ रहा है। सेंस के अकॉर्डिंग याद भी रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मिलेगा फंक्शन, तुम्हें मुंह उठा के करना है उसका डेरिवेटिव, तुम्हें मिलेगा कोस एक्स, तुमको करना है उसका डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स आया क्या, माइनस साइन एक्स। एक इंटरवल दिया जाएगा तुम्हें, एक इंटरवल दिया जाएगा, इंटरवल दे दिया मैंने 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब तो पॉजिटिव रहेंगे, बट बाहर नेगेटिव आगे लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव पूरा क्या खेल बन गया, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स आ गया तुम्हारा नेगेटिव। एफ डैश एक्स का नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक चीज सुनना, यहाँ दो फैक्टर्स हैं, एक होता है फंक्शन और एक होता है उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया जाता है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, डेरिवेटिव सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है।
रिजल्ट हमेशा फंक्शन का बताया जाता है। तुम्हारे पास फंक्शन cos x था, डेरिवेटिव किया तो sin x बना, अब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव है ना, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और फंक्शन कौन है? cos, तो cos फंक्शन डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 के बीच में। अब ये 0 से π/2 कौन है? 0 से 90। टेबल माइंड में लाके देखो, टेबल माइंड में cos 0 पे कितना होता है? cos 0 पे cos 1, और फिर फंक्शन डिक्रीज होता जाता है, और 90 पे जाके क्या हो जाता है? 0। तो ये देखो डिक्रीज हो रही है, इसकी करो लेफ्ट टू राइट, और ये ना डिक्रीज, दैट्स वाई cos फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर तुम यही सिनेरियो साइन के साथ करते, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव करना, f डैश x करना cos x, ये कैसा आएगा 0 से π/2 के बीच में? पॉजिटिव। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत बोल, वही कह रहा हूं, दो फैक्टर्स हैं, दोनों को अलग अलग रखो, एक तो एफ एक्स और एक एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स सिर्फ साइन से मतलब है, पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत बता देना, उसका सिर्फ साइन देखो। तो तुम्हारे कोस एक्स का साइन कैसा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कोस एक्स का साइन अगर ये पॉजिटिव है तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है फिर? एफ एक्स इंक्रीजिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है, हमने अभी अभी देखा था, ये इंक्रीज करता है। बात समझ आई? ओके, अब देखो, नहीं दूसरे ने उल्टा बोला था, उसको पता है। देखो, हाँ, एफ डैश एक्स के बारे में बोला था आपने, इसलिए मैंने कहा था। सुनो अब, अरे सुन लो, एक ने बोला था अगर तुम्हारे पास मैं क्या कह रहा था, भूल गया आप। फंक्शन तुम्हारा क्या कह रहा था, भुलवा दिया। हप, फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, छोड़ो, स्लिप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, चलो अब बात करते हैं इसके वाई की। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डेरिवेटिव नेगेटिव आने पे हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल्स लेके देख सकते हो। वैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम्हें पता है इस डोमेन पे 0 से इन्फिनिटी वाली डोमेन पे तुम्हारा फंक्शन ये कैसा था? इंक्रीजिंग था ना। अब डेरिवेटिव से और करके देख लेते हैं। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव है, एक टेस्ट, बस एक टेस्ट है, इस टेस्ट से तुम्हें पता चल जाता है। तो डेरिवेटिव है 2x, ऑब्वियस सी बात है। अब 2x में अगर x की जगह वैल्यू नेगेटिव पुट होंगी ना तो नेगेटिव आएगा, अगर वैल्यू ही पॉजिटिव पुट होंगी तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 0 से इन्फिनिटी में तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है, और एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं इंटरवल ले लूँ माइनस इन्फिनिटी से 0 और वैल्यू पुट होंगी x की नेगेटिव, तो डेरिवेटिव भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। समझ गए? तो ऐसे तुम बहुत सारे एग्जांपल लेके देख सकते हो। अब बात करते हैं, चलो तुम बताओ पहले, ऐसा क्यों हो रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव है फंक्शन, लेकिन बिहेवियर पढ़ रहा है भाई साहब डेरिवेटिव से, बिहेवियर पढ़ रहा है डेरिवेटिव से। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग बता रहा है, अगर डेरिवेटिव लेस ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन को इंक्रीजिंग बता रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है ये, बताइए। अब बोलो, आवाज़ नहीं आई थी, बोलो। हाँ जी सर, डेरिवेटिव स्लोप है। ऐसे कैसे होगा बताओ? और कोई? यस। अच्छा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सुनो, रुक जाओ, एक बोल लो, एक बोल रहा है, रुक जाओ, मनविंदर बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना बताया गया, आप वैसे ही बता रहे हो।
आप सिर्फ ये बता रहे हो कि क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ जी सर बोलो, आप बोलो, आप जल्दी से बोलो। बोलो। अच्छा जी। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? अच्छा, तुम रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग बता रहे हो, राइट? उसमें मैंने बोला था कि भाई रेट ऑफ चेंज अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव आएगा आंसर, और रेट ऑफ चेंज अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आएगा, यही। कोई एक एग्जांपल देके दिखा सकते हो? बताओ। मैं तो ले ही लूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनिंग इलेबरेशन ग्राफिकल करो, या फिर आपने बताई। सही है आपका रीज़न, सही है आपका रीज़न। आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रीज़न दिया है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेस वैल्यू लेगे और ग्रेटर वैल्यू लोगे तो, और वो रीज़न वहीं पे जाके मर्ज होएगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू आएगी, और फिर आप अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो छोटी में से बड़ी घटेगी, तो नेगेटिव साइन तो आना ही है। ये ऐसे कह रही है, x1 वैल्यू ली तुमने, वो ले ली 1, और उस पर y1 आया तुम्हारा सपोज 2, और तुमने दूसरी वैल्यू ली x2, वो ली 2, तुमने इसको बढ़ा दिया, और तुम्हारी जो y2 आई ना वो भी बढ़ गई, वो आ गई 4। तो इनका जब तुम चेंज देखोगे y2 माइनस y1, वाया 4 माइनस 2 2, अपॉन में x2 माइनस x1 2 में वो भी आया 1, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। लेकिन अगर उल्टा सीन हुआ होता, ये 2 थी और ये 1 हो गई सपोज, ये पहले 4 आई, छोटी पे बड़ी आ गई, बड़े पे छोटी, तो ये ऐसे कह रहे हैं अब y2 माइनस y1 करोगे ना तो 2 माइनस 4 आएगा, और वो माइनस 2 आएगा, और उसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगी। छोटी पे बड़ी और बड़े पे छोटी आएगी तो नेगेटिव साइन हर बार आएगा। ये ऐसे बता रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये भी सही है। और कोई भाई? यस। सुनो, आप कुछ नहीं बोलोगे? जो बच गया, एक और बच गया, बता दे भाई। आवाज़ टूट गई आपकी बीच में। चलो ठीक है, सुनो भाई, देखो सपोज आपके पास आपकी कर्व इंक्रीज हो रही है, उससे पहले देखो, जब तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन होता है और तुम उसका डेरिवेटिव करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है? फंक्शन का डेरिवेटिव अभी तक तुमने जितना पढ़ा है, कोई भी जो कर्व होती है उसका जो डेरिवेटिव है, स्लोप करता है ना डिनोट। किसका स्लोप? स्लोप भी किसका? फिक्स है भाई साहब, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन, ठीक है। और लाइन स्पेस के अंदर दो ही तरह की हो सकती हैं, या तो लाइन एक तो होती है ये अपनी वाई एक्सिस खुद 90, खुद 90। स्लोप का कंसेप्ट क्यों लाया गया था? स्लोप का कंसेप्ट क्यों लाया गया था? दो लाइनों के बारे में पता था हमें, एक तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो, और एक जो वर्टिकल होती है वो। ये दो डायरेक्शंस फिक्स होती हैं प्लेन के अंदर, इनके बारे में सब जानते हैं। ऐसे कहेंगे ऊपर मुंह करके देख, ऊपर मुंह करके देख तो हाँ भाई ठीक है भाई, ऐसे कहेगा साइड में देख तो एक्स एक्सिस। इनका नाम निकाला गया था स्पेशल, एक का हॉरिजॉन्टल एक का वर्टिकल। लेकिन जो बाकी डायरेक्शंस रहेगी जितनी भी, अब उनको क्या कह सकते थे? कोई इधर जाना चाहता है, कोई उधर जाना चाहता है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। इन चीज़ों को कैसे डील किया गया? किस कंसेप्ट से डील किया गया? इनको किया गया स्लोप के कंसेप्ट से डील। जैसे तुम्हारे पास ग्लास में दूध है, एक ग्लास में दूध है, तुमसे कोई पूछे कि इसमें कितना दूध है, तो तुम लीटर्स में ही बताओगे ना कि भाई इतने लीटर दूध है। या तुम ऐसे बोलोगे इसमें 5 किलोमीटर दूध है, ऐसे बोल दोगे? अभी भी, अभी भी हंसी आ रही होगी है ना? या फिर तुम लोग, सपोज मैंने पूछा कि भाई मैं बाइक चला के आया हूँ नंदगांव से लेके भिवानी तक, ठीक है ना? तुम पूछोगे सर कितने किलोमीटर है, मैं कहूँगा भाई 16 लीटर है, हंसी आएगी ना? 16 ग्राम है, या फिर मैं कह दूँगा 16 किलोग्राम है भाई। तो वही चीज़ है, हर चीज़ को मेजरमेंट करने की यूनिट्स होती हैं प्रॉपर, ठीक है ना? तो ऐसे ही
डायरेक्शन को भी मेजर करने का कुछ निकाला गया है यार, कैसे पता चले कितना मतलब हम किधर जा रहे हैं। इस प्लेन के अंदर तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है, बहुत सारी डायरेक्शन है, किधर भी जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को डील करने के लिए लाइन के पास स्लोप नाम का कंसेप्ट होता है। अब पूरे पूरे प्लेन में लाइनें दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है ना। एक तो खुद 90 और एक ये हॉरिजॉन्टल, इनको छोड़ के लाइन दो तरह की हो सकती है। या तो वो इधर रहेगी, या तो वो इधर है, या तो वो ऐसी वाली लाइन है, ऐसी ऐसी जो इधर जा रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा मुंह उठाता जा रहा हूँ मैं इसका, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये खुद 90 हो जाएगी, हो गई। अब 90 होने के बाद वो लाइन फिर ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसी 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 होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट, इस साइड जाने लग जाएगी। जो छोटी क्लासेस में जो ज्योमेट्री बॉक्स में डी आता था ना, डी, वो माइंड में है, डी डी ऐसा होता था, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे तो होता है 90, तो अगर इधर रहोगे ना तो देखो ऐसे 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 एरो होती है, ये लाइनें हैं तुम्हारी। तो या तो लाइन ऐसी हो सकती है या फिर लाइन ऐसी हो सकती है, ठीक है ना। बस अब तुम कहोगे सर नीचे क्यों नहीं जा रहे, भाई साहब नीचे इस लाइन से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके नीचे जाऊंगा ना तो देखो ये आएगी, सपोज ये लाइन आ गई, ये लाइन एक ही है ऊपर वाली, यही लाइन है, ये लाइन एंडलेस होती है। अब अगर आप करोगे सर इस लाइन की बात क्यों नहीं कर रहे, तो ये लाइन यही वाली तो है जो इधर जा रही थी। अब कहोगे सर इस लाइन की बात क्यों नहीं कर रहे, तो ये लाइन यही वाली तो है, ये लाइन यही वाली तो है। आप कहोगे सर इस लाइन की बात क्यों नहीं चल रही, तो ये लाइन इधर भी तो आई होगी। तो लाइन दो ही तरह की होती है, या तो 90 से छोटी या 90 से बड़ी और 180 के बीच में। बात समझ आई? ऐसे या तो इधर होगी तुम्हारी लाइन या फिर इधर होगी तुम्हारी लाइन। अब उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए उसका एंगल देखा किसके साथ जाता है, एक्स एक्सिस के साथ देखा जाता है, और उस एंगल के साथ लगाया जाता है टेन, टेन थीटा। यानी कि जो भी तुम्हारी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल का टेन लेने के बाद हमें क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। लेकिन यही स्लोप अब हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स से, है तो स्लोप ही ना, है तो स्लोप ही। वो बात अलग है, अगर हमें कर्व दी जाती है तो हम डी वाई बाई डी एक्स से उसका स्लोप निकालते हैं। चलो ठीक है। अभी अगर ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक एंगल रहेगा तो एंगल किससे किसके बीच में रहेगा, 0 से 90। और 0 to 90 के एंगल के ऊपर अगर आप 10 लगाओगे तो उस 10 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब 0 से 90 के बीच में अगर हमारी लाइन की शक्ल इस टाइप की है ना, ऐसी लाइन है, ऐसी 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 लाइन है, तो उसका स्लोप जो है ना वो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि इस तरह की लाइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और अगर लाइन इस तरह की है, ये वाली लाइन है, ऐसी लाइन है, तो उसका एंगल बढ़ेगा। देखना आप, अगर लाइन हमारी चली गई ऐसे तो उसका एंगल देखो बढ़ गया। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 से 180 के बीच का। 90 से 180 के बीच के एंगल के ऊपर अगर 10 लगाया तो वो क्या आंसर देगा, नेगेटिव। यानी कि अगर हमें बाई चांस पता चल भी जाए ना हमारा स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उससे हम लाइन की शक्ल डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्लेन के अंदर लाइन कैसी रही होगी, अगर लाइन का स्लोप पता चल जाए तो अगर मैं तुम्हें लाइन का स्लोप बता दूं कि लाइन का स्लोप है -1/5, तो तुम मेरे को कहोगे सर लाइन पक्का इस टाइप की होगी, एग्री। अगर मैं तुम्हें कहूँ लाइन का स्लोप है भाई 2/3, तो लाइन पक्का सर इस टाइप की होगी, ऐसी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अभी बात करते हैं कर्व के इंक्रीज और डिक्रीज होने की। अभी बात करते हैं कर्व के इंक्रीज और डिक्रीज होने की। सपोज अपनी साइन एक्स की कर्व की बात करते हैं, ये अपनी साइन एक्स की कर्व है, ठीक है। ये अपना 0 है, ये अपना π/2 है, राइट, और ये अपना पाई है। बस इस फर्स्ट नोड की बात करते हैं, पहली पहली जो नोड है 0 से लेके π/2 के बीच में आपको दिख रहा है आपकी कर्व ऐसी है, ऐसी, ये कर्व है ना आपकी, और ये कर्व कैसी है, इंक्रीजिंग कर्व, राइट। तो अगर तुम्हारी कर्व इंक्रीजिंग है, अगर तुम्हारी कर्व इंक्रीजिंग, इस कर्व में कोई स्टेप है ऐसा स्टेप कि मैं इसको इंक्रीजिंग बोलूं, स्मूथ जा रही है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस कर्व के ऊपर, जो मेरी साइन की ये कर्व है, क्या मैं इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट डाल सकता हूं, ये टेंजेंट है, ओके, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है,
इसको क्यों मना कर रहे हो भाई, ये तो टेंजेंट है। अरे इतना मत देखो, टेंजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डालनी है, सपोज ये टेंजेंट है। उसके बाद सपोज यहाँ पे डालनी है, ये टेंजेंट है। कहने का मतलब तुम कोई भी फिगर माइंड में लेके आओ जिसकी कर्व है ना इंक्रीज हो रही हो, कोई भी कर्व माइंड में लेके आओ जो पक्का कर्व ऐसी रहेगी, ऊपर जा रही होगी। ये देखो, ये कर्व है, ये ऊपर जा रही है ना। इसके ऊपर तुम चाह के भी ऐसी टेंजेंट नहीं डाल सकते, चाह के भी ऐसी टेंजेंट। हमेशा इस टाइप की लाइन पड़ेगी, इस टाइप की, ऑलवेज। सोच के देख लो, चाहे चाहे यहाँ पे डाल लो, चाहे यहाँ पे डाल लो, कहीं भी डाल लो, कहीं भी हमेशा ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी ऐसी। अगर वो कर्व इंक्रीजिंग है तो उस पर जो टेंजेंट पड़ेगी वो टेंजेंट हमेशा इस टाइप की पड़ेगी, इस टाइप की, राइट साइड वाली, ये टेंजेंट डलेगी। किसी भी पॉइंट पे डाल के देख लो, किसी भी पॉइंट पे। बात समझ आई? अब कर्व की टेंजेंट को कौन शो करता है, कर्व की टेंजेंट को कौन निकाल के देता है? डेरिवेटिव है, मतलब ये इसकी टेंजेंट है। तुम जब भी तुम्हें कर्व फंक्शन मिल रहा है मतलब वो कर्व है, कर्व का जैसे ही डेरिवेटिव किया मतलब तुमने उसकी टेंजेंट निकाल दी, ये उसकी टेंजेंट है। अब अगर टेंजेंट का स्लोप, सॉरी टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट का स्लोप है, ये उसकी टेंजेंट का स्लोप है। अगर टेंजेंट का स्लोप लेस देन 0 है मतलब स्लोप नेगेटिव आ गया। अब स्लोप नेगेटिव तभी आता है जब लाइन इस टाइप की हो। बात समझ आई? लेकिन अपने केस में अभी फिलहाल जो टेंजेंट का स्लोप है वो आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कर्व कैसी है? इंक्रीजिंग। तो तुम देख सकते हो जो साइन की कर्व वो 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज हो रही है। अब मेरे को ये और बता दो, π/2 से लेके पाई के बीच में कर्व ऐसी है, क्या इस पे मैं ये टेंजेंट डाल सकता हूं, इस टाइप की? इस पे सिर्फ ऐसी ही टेंजेंट डलेगी, ऑलवेज ऐसी ही, कितने भी कोशिश कर लेना ऐसी टेंजेंट डलेगी, डलेगी ना। और इस टाइप की लाइन किस पे डलती है, उसका स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। तो अब अगर अपनी लाइन इस टाइप की है मतलब कर्व के ऊपर तो हर लाइन टेंजेंट बोली जाती है, और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव करके। मतलब अब की बार अपना डेरिवेटिव नेगेटिव आने वाला था, नेगेटिव आने वाला था मतलब वो फंक्शन क्या करने वाला था, उसका कर्व डिक्रीज, ऐसी कर्व होने वाली थी वो। बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एंड वन मोर थिंग तुम देख सकते हो, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली नहीं होता ना, जो फंक्शन स्टे लेने की कोशिश करता है, सपोज यहाँ तक तो इंक्रीज कर गया, फिर उसने स्टे ले लिया, फिर इंक्रीज किया, तो अगर स्टे लेगा ना तो वहाँ पे जो टेंजेंट डलेगी वो क्या डलेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि तुम्हारी कर्व का स्लोप पॉजिटिव होने के साथ साथ बराबर 0 भी हो जाए, इक्वल टू 0 भी हो जाए। एग्री? तो ये कंडीशन होती है भाई, अगर तुम्हारा स्लोप स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ इंक्रीजिंग। और अगर तुम्हारा स्लोप एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग, उसको सिर्फ डिक्रीजिंग बोला जाएगा। हाँ जी, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? हाँ जी, तो हमें अब ये पता करना था, हम डेरिवेटिव का यूज़ करना सीख चुके थे, हमें ये पता चल चुका था कि कैसे किसी कर्व को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कर्व होगी वो अगर इंक्रीज होगी तो उसके ऊपर पक्का ऐसी टेंजेंट डलेगी, और कोई सिनेरियो ही नहीं है। और टेंजेंट की बात करते हैं हम उसके डेरिवेटिव से, टेंजेंट की बात उसके डेरिवेटिव से करते हैं, और डेरिवेटिव हमें निकालना आता था, तो हमने क्या किया, जो भी फंक्शन मिला उसका डेरिवेटिव करने लग गए। अब अगर डेरिवेटिव क्या रह रहा है? पॉजिटिव, मतलब टेंजेंट पक्का ऐसी डलेगी। टेंजेंट अगर ऐसी डलेगी तो कर्व क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब टेंजेंट नेगेटिव है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है। टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब वो ऐसी टेंजेंट होगी, ऐसी टेंजेंट होगी तो पक्का आपकी कर्व डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो ऐसे हमने दो रिजल्ट्स बना लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। कर लोगे? उसके बाद ये मैंने तुमको टू द वेरी फर्स्ट बता दिया था
कि भाई जहाँ पे पीक बनती है, जहाँ पे स्टे लेता है, वहाँ पे वो पॉइंट होता है ऐसा जहाँ पे टेंजेंट, देखो यहाँ पे टेंजेंट ऐसी डलेगी जिसका स्लोप कोई ना कोई तो होगा, लेकिन पीक पे ऐसी टेंजेंट डलेगी जिसका स्लोप तुमको पता चल जाएगा। ये ऐसी टेंजेंट है जिसका स्लोप तुम बता सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो तुम आंख बंद करके बोल सकते हो, सपोज मेरा फंक्शन है ये, सपोज मेरा फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर, पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है, एग्री। इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट कौन है, खुद एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस टेंजेंट है ना, और टेंजेंट की खुद एक्स एक्सिस टेंजेंट है। तो देखो डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स करो, कितना आया 2x बराबर जीरो। देखो कहाँ पे आएगा डेरिवेटिव जीरो, कहाँ पे होगा, देखो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जीरो कहाँ हो रहा है, देखो x इक्वल टू खुद जीरो पे। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट का क्या नाम है, x इक्वल टू जीरो। मतलब इसके ऊपर टेंजेंट कहाँ डलेगी, यहाँ पे डलेगी, तो यहीं पे डली भी हुई है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन अपना मूड चेंज कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा उसका मूड चेंज हो जाता है। जहाँ भी पीक बनी, पक्का पीक बनने के बाद है ना, अगर ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर नहीं जाएगा भाई साहब, पीक बनेगी तभी जब ऊपर जाता जाता नीचे आ गया, नीचे जाता जाता ऊपर चला गया, ऐसे पीक वहीं बनेगी, वरना पीक बनने का कोई सिनेरियो ही नहीं है। गॉट इट। इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं मनविंदर जी, समझ गए। इसलिए वो एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल रखते हैं, जो आप बता रहे थे, क्वेश्चन बताने लगे सर कोई भी फंक्शन मिलेगा सर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे सर, इक्वल टू जीरो रखेंगे सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्वेश्चन करने सीख लिए, क्वेश्चन करने बता रहा है, उसका मीनिंग पूछा था मैंने, वो नहीं बता रहा। वीडियो रिकॉर्डिंग मत देखना वरना गुस्सा दिख जाएगा। एफ ऑफ एक्स स्लोप इक्वल टू जीरो किया तो क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब तुमने वो पॉइंट पता किया जहाँ पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, मतलब वो ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में पक्का या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जिसके राइट साइड में उसका उल्टा बिहेवियर है डेफिनेटली। अगर लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है ना तो राइट साइड में उस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पक्का फिर वो इंक्रीजिंग है। अगर इधर की साइड डिक्रीजिंग है तो इधर की साइड पक्का फिर वो इंक्रीजिंग है। क्रिटिकल पॉइंट ये बताता है। इसी बिहाफ पे तुम्हारा वेविकारो मेथड काम करता है, इसी पॉइंट के ऊपर वेविकारो मेथड भी इसी बिहाफ पे काम करता है। जब उसके प्रूफ को ढूंढने जाओगे तो वो जो तुमको, जिनको तुम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हो ना, सपोज तुम्हारा 1 आ गया और 2 आ गया और इधर पॉजिटिव लिख दिया, इधर नेगेटिव लिख दिया, इधर पॉजिटिव, वो इसीलिए लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पीक बन जाती है। फिर ये तुम्हारा फंक्शन इसीलिए बिहेवियर चेंज करता है अपना क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर। तुम बोलते हो ना क्रिटिकल पॉइंट से इधर की साइड पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से क्यों हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना पड़ेगा। श्योर, बात समझ आई। तो अब ये रिमार्क पढ़ लो जो तुम्हें रिमार्क दिख रहा है। रिमार्क आज एक वीडियो भेजूंगा जिसको देख के तुम्हें और सिनेरियो समझ आएगा। मैंने तुमको एक दिन पहले भी दिखाई थी, लेकिन उस दिन देखो मैंने कहा था ओहो तुम तो वो बच्चे हो जिन्होंने 8 का चैप्टर नहीं पढ़ रखा। हाँ वो वीडियो अब तुम्हें समझ आएगी, वो वीडियो अब तुम्हें समझ आएगी। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की वीडियो है, बड़ी अच्छी है, लाइव मतलब ऐसे बता रखा है। रिमार्क्स पढ़ लीजिए, बिल्कुल सोल्ड एग्जांपल्स के ऊपर जो रिमार्क है वो रिमार्क पढ़िए। ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए, और डिक्रीजिंग अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए। उसके बाद सिंपल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है सेकंड रिमार्क में। इंक्रीजिंग तब होगा जब उसका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव हो जाए। इन चारों बातों का पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, हाँ जी, ग्रेटर देन और लेस देन की बात आ जाएगी बस, ठीक है ना। तो सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव की बात होगी, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव है। उसके बाद जहाँ डेरिवेटिव जीरो हो जाए उनको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यूज, स्टेशनरी वैल्यूज या फिर टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन टर्न लेगा। ठीक है, पता कर लोगे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक चीज याद रखना, जब तक तुम्हारा फंक्शन लीनियर है ना, लीनियर तुम्हारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ये फिक्स है। लीनियर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना, तुम देख सकते हो। नहीं भाई, नहीं सॉरी गलती होगी, बताता हूँ। दो पॉइंट बनेंगे लीनियर फंक्शन के भी। डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली। बस बात ये थी, बताना ही चाहता था, थोड़ा सा आगे बोल गया। लीनियर फंक्शन जो होगा ना, सपोज ये ले लिया, कोई भी लीनियर फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है,
ऐसे 2x+5 तुम्हारा एग्जाम्पल है ये, या फिर ax+b, इस टाइप से लिखा जाएगा। a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैंने ले ली 5x+7, बोलो हर लीनियर फंक्शन ऐसा होगा। तो तुम्हारे लीनियर फंक्शन को तुम विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करोगे, पेपर में आए तो भी। इसको बाय डेफिनेशन करना होता है। डेफिनेशन क्या बोलती है, 2 पॉइंट उठाने होते हैं x1 और x2, उन दोनों पॉइंटों में ये डिसाइड करना होता है कि बड़ा कौन से लेके चले हैं। सपोज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो x1 को बड़ा लेके चला हूँ, अब बड़े पे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, छोटे पे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो इन x1 और x2 से तुम्हें फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो फंक्शन में x की मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, 5 से, तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो 5x1 बड़ा हो जाएगा 5x2 से। इनइक्वालिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड ना कराया जाए और दोनों साइड रेसिप्रोकल ना किया जाए। रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है। बस इन दो सिनेरियो में साइन चेंज होता है, वरना साइन चेंज नहीं होता। दोनों साइड 7 ऐड कर दो, 5x1 + 7 और ये 5x2 + 7, और ये कौन अब तुम्हारा फंक्शन के अंदर x की जगह x1 पुट कर दिया, तो ये f(x1) बन गया और ये f(x2) बन गया। साइन यही रहेगा मेंटेन। तो अगर तुम ये लेके चले थे और तुमसे ये मिल गया कि f(x1) बड़ा आ गया f(x2) से, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब अगर मैं इसी का उल्टा लेके चलूं, मैं फंक्शन लेके चलूं ये माइनस का 5x+7, अब देखना तुम लेके चले x1 और x2 2 पॉइंट इंटरवल से, जो तुम्हें इंटरवल दिया है उनके ऊपर तुमने मान लिया कि भाई ये है, x2 बड़ा लेके चल पड़ा मैं। अब दोनों साइड -5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी अगर ये बनाना है तो, और नेगेटिव नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा साइन हो जाएगा चेंज। अब +7 कर दो, -5x1 + 7 और ग्रेटर देन है -5x2 + 7। इसका नाम है f(x1), इसका नाम है f(x2). मैं लेके चला था x2 को बड़ा, लेकिन आ गया f(x1) बड़ा, उल्टा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा, मतलब फंक्शन है कैसा, डिक्रीजिंग। तो x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। वैसे भी तुम डेरिवेटिव कर सकते थे, डेरिवेटिव करना इसका f' क्या आएगा, -5, नेगेटिव आ रहा है ना, कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। और अगर ये 5x होता तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x का डेरिवेटिव 5, ये पॉजिटिव है। तो लीनियर वालों को तुम डेफिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री आएगी, पॉलिनोमियल फंक्शन आएंगे, उनमें फिर तुम घूम जाओगे, उनमें तुम डेफिनेशन नहीं लगा पाओगे, उनमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, डेरिवेटिव की। यही तो चाहता है डेरिवेटिव कि मैं किस लिए हूँ, मेरी हेल्प लो, इसलिए तुम अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करोगे भी आप लोग, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। ये जो 2 कंसेप्ट बताए, इन कंसेप्ट के भी आप पे क्वेश्चंस निकाल के देखना, कर लेंगे डाउट्स, राइट, ठीक है। इस हैप्पीनेस को इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर बोलो।